नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, तुगलकी फरमान, जिसको आज हम एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आज सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो विपक्ष उसे तुगलकी फरमान कहता है। बीजेपी कांग्रेस के फरमान को तुगलकी फरमान कहती है या फिर बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए गए जितने भी पॉलिसी हैं उनको तुगलकी फरमान के नाम से जानते हैं। ये तुगलकी फरमान जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका इतिहास से कोई संबंध है? जी प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में बहुत ही प्रमुख वंश तुगलक वंश से मोहम्मद बिन तुगलक से इसका संबंध है, जिसे इतिहास ने कई उपनामों से पुकारा, जैसे मूर्ख सुल्तान, पागल राजा, सौपनशील और रक्त पिपासु और विद्वान मूर्ख। प्यारे बच्चों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम उसे विद्वान मूर्ख क्यों कह रहे हैं। या तो वो विद्वान था या फिर मूर्ख, लेकिन यहाँ वो विद्वान मूर्ख कैसे हुआ? क्योंकि तुगलक का चरित्र ही ऐसा था कि उसमें दिलचस्पी पैदा होती है। अब इसे सुल्तान का दुर्भाग्य ही कहना उचित होगा, क्योंकि अगर हम उस समय की स्थिति को ऑब्जर्व करें, मध्यकालीन स्थिति को अगर हम देखते हैं, तो मध्यकाल में जितने भी सुल्तान थे उनमें से मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था, योग्य व्यक्ति था, और उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जो उस समय वास्तव में उन योजनाओं की बात एक विद्वान ही कर सकता है। लेकिन हमारे इतिहास की किताब उन सैलानियों पर आधारित है जिन्होंने उस समय भारत की यात्रा की, और एक सैलानी जो प्रमुखतया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए, उनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक उस समय का सबसे दौलतमंद आदमी था और सबसे विद्वान पुरुष था, क्योंकि जब हम उसकी पॉलिसियों पर विचार करते हैं तो उस समय उसके द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई गई वो समय की डिमांड थी, लेकिन ये राजा का दुर्भाग्य था कि वो पॉलिसी समय रहते सफल नहीं हो सकी, या फिर यूं कहें कि वह उन पॉलिसियों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाया। इसी वजह से वो पॉलिसियां तो सही होते हुए भी गलत सिद्ध हुई और वो विद्वान राजा सही और समझदारी से काम लेते हुए भी मूर्ख सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की वो योजनाएं थी राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। प्यारे बच्चों, अगर हम इतिहास की परतों को खंगालें तो हमें पता लगता है कि उस समय अकाल पड़ रहा था और अकाल की वजह से राज्य में बगावत होने लगी। अब राजा ने हिम्मत नहीं हारी और सूखे से परेशान जो प्रजा थी उसको कुछ समय के लिए अनाज और जरूरत की चीजें मुफ्त या कम दाम में बांटनी शुरू कर दी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अब उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजा ने दोआब के क्षेत्र में टैक्स लगा दिया। एक्चुअली दोआब ही उस टाइम में ऐसा एरिया था जहाँ पे किसानों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वहाँ टैक्स बढ़ाया गया तो वहां अकाल पड़ गया। कर वसूली जब जनता के साथ जबरदस्ती होने लगी तो वहां की जनता ने उपद्रव कर दिया। राजा को जब ये पता लगा तो उसने टैक्स वाली पॉलिसी को हटा दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ इसे राजा की समझदारी कहें या राजा का दुर्भाग्य। दूसरी जो पॉलिसी उनके द्वारा अडॉप्ट की गई वो थी राजधानी बदलने की योजना। मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना का जब हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने राजधानी को बदलने का जो फरमान जारी किया वो इसीलिए किया ताकि दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसीलिए उन्होंने राजधानी को दिल्ली से बदलकर देवगिरी नामक जगह पर ले जाने का फरमान जारी किया और जनता को आदेश दिया कि वो दौलताबाद जाएं। अब रास्ते में बहुत सारी तकलीफें उठाकर जब लोग दौलताबाद की तरफ निकले तो यात्रा में बहुत सारे लोग तो बीमार पड़ गए, बहुत सारे लोग मारे गए। अब उस कठिनाई को देखकर फिर से तुगलक ने लोगों को वापस दिल्ली में जाने का आदेश दे दिया। यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि पहले लोग दिल्ली से देवगिरी गए, फिर देवगिरी से वापस दिल्ली आए, क्योंकि उस समय साधन इतने थे नहीं। इसी वजह से लोग पैदल यहाँ उधर उधर जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी।
अगली योजना जो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा को चलाने की बनाई, हुआ क्या कि मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में सोने के दिनार और चांदी के अदली सिक्के चलाए थे। इससे क्या हुआ, राज्य में सोने चांदी की कमी हो गई। अब तुगलक क्योंकि विद्वान था, वो साहित्य का अध्ययन करता था, तो उसे पता लगा कि चीन में कागज और फारस में चमड़े का सिक्का चलता है। तो उसने अपने राज्य में तांबा, क्योंकि उस समय सस्ता था, तो उन्होंने तांबे का सिक्का चलाने की योजना बनाई। सिक्कों को ढालने के लिए राजकीय टकसाल तो थी नहीं, तो उन्होंने कुछ व्यापारियों को इसका काम सौंप दिया। अब इसके काम को निजी कंपनी के हाथ में सौंपने का दुष्परिणाम यह निकला कि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अब राजा ने जल्दबाजी में फिर से एक अपना फैसला लिया कि उसने सभी नकली सिक्कों को अपने राजकोष में जमा करवाया और जनता को तांबे के सिक्कों के बदले सोने के सिक्के दिए, और इस वजह से उसका खजाना फिर से खाली हो गया। अब इतिहासकार इन्हीं योजनाओं के कारण उसे सिरफिरा कहते हैं, क्योंकि वो जो भी फैसला लेते थे बहुत जल्दी लेते थे। और इन योजनाओं के अलावा मोहम्मद तुगलक ने एक खासियत भी है कि उन्हें काम को टालना पसंद नहीं था। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अकबर का नाम हम धार्मिक नीतियों के कारण महान शासक की श्रेणी में उन्हें काउंट करते हैं। मोहम्मद तुगलक भी ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियां बहुत सुलझी हुई थी, या हम कहें मोहम्मद तुगलक और अकबर दो ऐसे शासक हुए हैं जिनकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध काजियों ने फतवे जारी किए थे। अपनी सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया करता था। इन सब नीतियों के कारण हम उसे विद्वान की श्रेणी में या बुद्धिमान राजा की श्रेणी में काउंट करते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व की जल्दबाजी और बेसब्री के कारण उसे बुद्धिमान मूर्ख राजा की संज्ञा दी जाती है। वहीं से शुरू हुई तुगलकी फरमान का मुहावरा। इसीलिए आज भी कोई ऊटपटांग पॉलिसी को जारी करने के बाद उसके रिजल्ट भी ऊटपटांग आते हैं, तो हम उसे तुगलकी फरमान के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इतिहास के इस रोमांचकारी सफर से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।